नमस्कार। गांव कनेक्शन से मैं नीतू सिंह। गांव कनेक्शन ने एक विशेष सीरीज शुरू की है जिसका नाम है स्वच्छ भारत में मैला उठाती महिलाएं। सीरीज के तीसरे भाग में आप सुनेंगे कि मैला उठाने वाले परिवारों के बच्चे आखिर स्कूल जाना क्यों छोड़ देते हैं। 14 वर्षीय रिया वाल्मीकि भी आम बच्चों की तरह बैग लेकर स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, हाथ पकड़कर लिखना सीखना चाहती थी, सबके साथ खेलना चाहती थी, साथ बैठकर खाना चाहती थी। लेकिन इसमें से उनकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने वाल्मीकि समुदाय में जन्म लिया था। छुआछूत और गरीबी की वजह से रिया जैसे हजारों बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। रिया के दिन स्कूल में बहुत थोड़े लेकिन दर्द भरे थे। उसे 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला तो मिल गया था, मगर उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। उसे स्कूल में बैठने के लिए अपने घर से एक खाली बोरी लानी होती थी और उसे जमीन पर बिछाकर दूर बैठना पड़ता था। रिया के साथ छुआछूत इतनी ज्यादा थी कि उसे कुछ ही दिन बाद स्कूल छोड़ देना पड़ा। रिया अब 14 साल की हो चुकी है, मगर स्कूल के उन चंद दिनों के दौरान उनके साथ हुआ छुआछूत वाला बर्ताव वो आज तक नहीं भूल पाई। स्कूल के दिनों को याद करते हुए रिया रुआसी हो जाती है। हमें दूसरे बच्चों से दूर बैठाया जाता था। अगर कोई अक्षर हमें लिखना नहीं आ रहा होता तो मास्टर जी हाथ पकड़कर नहीं लिखवाते थे। उनको भी हमसे छूत लगता था। ये सब हमें बहुत बुरा लगता था, तो हमने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। रिया यूपी के जालौन जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर कदौरा ब्लॉक के संदी गांव में रहती है। स्कूल में रिया के साथ छुआछूत की बजाय उनका वाल्मीकि समुदाय से होना था। रिया अकेली नहीं है कि जिन्हें छुआछूत की वजह से स्कूल छोड़ देना पड़ा हो। गांव में कुल 5 वाल्मीकि परिवार रहते हैं। रिया के घर के आसपास जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई भी 8वीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है। ज्यादातर बच्चे 5वीं तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। स्कूल में होने वाले जातिगत भेदभाव की वजह से वाल्मीकि समाज के ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। रिया की तरह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कदौरा ब्लॉक के संदी, मरगाया और चमारी गांव के लगभग 25 बच्चों से गांव कनेक्शन की रिपोर्टर को स्कूल में अपने साथ हुई छुआछूत की घटनाओं को साझा किया। ये वो बच्चे हैं जिनके परिवार सफाई का काम करते हैं। इनमें से कई आज भी हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं। रिया के माता पिता तो ये काम नहीं कर रहे हैं, मगर उनकी दादी आज भी हाथ से मैला उठाती हैं। देश के कई इलाकों की तरह यूपी के जालौन जिले में भी हाथों से मैला उठाने की कुप्रथा अभी भी जारी है। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में हुए एक सर्वे में जालौन जिले की 649 ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया था, जिसमें 546 लोगों को पुनर्वास के लिए 40,000 रुपए मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी यहाँ ऐसी कई महिलाएं हैं जो हाथ से मैला उठाती हैं और वो मिलने वाली 40,000 की राशि से वंचित है। रिया की दादी भी उनमें से एक हैं, जिन्हें आज तक जीविकोपार्जन के लिए मिलने वाली 40,000 रुपए की राशि नहीं मिली है। वो आज भी हाथ से मैला उठाने का काम करती हैं। गांव कनेक्शन की विशेष सीरीज स्वच्छ भारत में मैला उठाती महिलाओं के पहले भाग में हमने बात की थी कि शौचालय निर्माण में हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आज भी ये महिलाएं हाथ से मैला उठाने को क्यों मजबूर हैं। दूसरे भाग में हमने बात की थी कि हाथ से मैला उठाने वाले परिवार मैला उठाने का काम छोड़ दें, बदले में सरकार ने इनके जीविकोपार्जन के लिए इन्हें 40,000 की धनराशि दी थी। जालौन जिले में 500 से ज्यादा महिलाएं ये काम छोड़ चुकी हैं, पर इनका भी ऐसा आरोप है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले 40,000 रुपए पर्याप्त नहीं है। सीरीज के तीसरे भाग में हम बात कर रहे हैं कि हाथ से मैला उठाने वाली महिलाओं के बच्चों की, जिन्हें स्कूलों में छुआछूत का सामना करना पड़ता है। वो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन स्कूलों में होने वाले अपने अपमान की वजह से स्कूल जाना छोड़ देते हैं। सफाई कर्मचारियों पर काम करने वाले संगठन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार जालौन जिले में अभी भी 2059 शौचालय ऐसे हैं जिनमें सफाई कर्मचारी हाथ से मैला उठाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे शौचालयों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार जालौन जिले में वाल्मीकि समुदाय के 412 परिवार रहते हैं। इनमें से 301 ग्रामीण क्षेत्रों में और 111 शहरी क्षेत्रों में। पूरे उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समुदाय के लगभग 3.5 लाख परिवार रहते हैं, जिसमें 2.25 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में और
1 लाख परिवार शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इन वाल्मीकि परिवारों की माली हालत भी काफी खराब है। हाथ से मैला उठाने वाली महिलाओं को ज्यादातर बदले में सिर्फ खाना मिलता है। रिया के परिवार की भी आमदनी अच्छी नहीं है। परिवार में रिया के अलावा 3 भाई बहन, माता पिता और दादी हैं। रिया के पिता एक होटल में सफाई का काम करते हैं, माँ मजदूरी करती है और दादी हाथ से मैला उठाने का काम करती है। रिया के किसी भी भाई बहन ने 5वीं तक की पढ़ाई पूरी नहीं की है। रिया की माँ ने बताया, हमारे 4 बच्चे हैं। हमने इन्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्कूल में इनके साथ इतनी छुआछूत होती है कि ये स्कूल जाते ही नहीं है। घर पर पढ़ाने के लिए बहुत लोगों से बात की, मगर छुआछूत की वजह से कोई हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहता। जब इन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा तो इनके भविष्य का आप अंदाजा ऐसे ही लगा लीजिए। यूपी के सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ने नवंबर 2012 में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मैला ढोने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में एक पत्र जारी किया था, जिसमें मैला ढोने वाले परिवारों के बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है, उनकी कितनी संख्या है, विद्यालय में कितनों को दाखिला कराया गया है। इस पत्र के जवाब में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने क्या आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, ये जानकारी उपलब्ध कराने में विभाग असमर्थ रहा। यूपी के सर्व शिक्षा अभियान द्वारा भेजे गए इस पत्र का कितना असर पड़ा, इस सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना परिषद के वरिष्ठ विशेषज्ञ स्कूल शिक्षा रोहित त्रिपाठी ने गांव कनेक्शन को फोन पर बताया। विभाग की तरफ से हर साल आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाता है और उनका दाखिला परिषदीय विद्यालयों में कराया जाता है। इस साल भी ये सर्वे हुआ है। कोविड की वजह से बच्चों की संख्या इस साल पूरे राज्य में लगभग 5 लाख थी। सभी का दाखिला परिषदीय स्कूलों में करा दिया गया है। मैला ढोने वाले परिवारों के कितने बच्चे अभी स्कूल पहुंच पा रहे हैं, यह पूछने पर रोहित त्रिपाठी कहते हैं, इस स्पेशल कैटेगरी में ऐसी कोई गणना या सर्वे विभाग द्वारा नहीं कराया जाता। इसका आपको कोई आंकड़ा नहीं मिल पाएगा। हाथ से मैला ढोने का काम करने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य जालौन जिले के भग्गूलाल वाल्मीकि ने कहा, वाल्मीकि समुदाय के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक हर स्तर पर भेदभाव होता आ रहा है। जब हमने 20 साल पहले इनके साथ काम करना शुरू किया था, तब स्थिति बहुत खराब थी। उस समय गिनती के कुछ एक बच्चे ही बामुश्किल स्कूल पहुंच पाते थे, लेकिन अभी हालत बेहतर है। हालांकि स्कूल जाने के मामले में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की संख्या बहुत कम है। भग्गू वाल्मीकि आगे कहते हैं, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह देखा है, हमारी जाति के बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती है। मैंने खुद 15 अगस्त 2008 को 3 शिक्षकों को बच्चों के साथ छुआछूत करने की वजह से जेल भिजवाया था। अभी भी कई स्कूलों में बच्चे अपने बैठने का बिछौना, अपने खाने का बर्तन अपने घर से ले जाते हैं। उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता है। ऐसे व्यवहार से बच्चों में हीन भावना आती है और वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। भेदभाव की वजह से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा 5वीं और 8वीं तक ही नहीं हो पाती। उच्च शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। रिया भी खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन छुआछूत इतनी ज्यादा थी कि उसने अपमान सहने की बजाय अपने सपनों को मरने दिया। रिया ये कहते हुए उदास हो गई कि पढ़ने का शौक किसे नहीं होता, पर हमसे सबको बहुत छूत लगता था। हमने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। हमारे घर में इतना पैसा नहीं था कि कहीं दूर जाकर हमारा एडमिशन कराते, जहाँ किसी को ये ना पता होता कि हम किस जाति से हैं। मैला ढोने के विषय पर अदृश्य भारत नाम से किताब लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह गांव कनेक्शन को फोन पर बताती हैं, मैला ढोने वालों के जो बच्चे हैं, उनकी प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि स्कूलों में इनका दाखिला ही नहीं हो पा रहा है। हमने उनके बच्चों को भी ये एहसास करा दिया है कि झाड़ू लगाना ही तुम्हारा भविष्य है। इनके माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चे वही काम करें जिसे पीढ़ियों से इन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है। इनके दाखिले से लेकर गरिमामयी रोजगार सुनिश्चित करने तक की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, जिससे इनकी ये पीढ़ी समाज में बराबरी का जीवन जी सकेगी। संधी गांव की 7 वर्षीय अंशिका वाल्मीकि का दाखिला गरीबी के बावजूद उनके माता पिता ने एक प्राइवेट स्कूल में तो करवा दिया, लेकिन अंशिका का स्कूल भी छुआछूत से अछूता नहीं है। अंशिका कहती हैं, बच्चे दूर दूर रहते हैं, जल्दी कोई साथ में खेलता नहीं है। स्कूल के बच्चे मेरे साथ लंच भी शेयर नहीं करते। बुरा तो लगता है पर पढ़ना है। अभी तो कोरोना की वजह से बहुत दिन से स्कूल नहीं गई हूँ।
दिल्ली विश्वविद्यालय से सफाई कर्मचारियों की स्थिति पर पीएचडी कर चुके सुमित उज्जैनवाल बताते हैं, जिन बच्चों की माएं सुबह उठकर अपने काम पर चली जाती हैं, उन बच्चों की शिक्षा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन बच्चों को तैयार करके उंगली पकड़कर कोई स्कूल भेजने वाला नहीं होता। इनकी माओं के लिए आजीविका शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जानती हैं अगर वो काम पर नहीं गई तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। जो बच्चे गंदी बस्ती में रहकर स्कूल किसी तरह पहुंचते भी हैं, उन बच्चों का हमारा सभ्य समाज बहिष्कार कर देता है। सुमित उज्जैनवाल के शोध का विषय स्वच्छता का ज्ञान, विज्ञान तथा सामाजिक संबंधों की राजनीति, उत्तर पश्चिमी रेलवे में असंगठित स्वच्छता कार्यों का अध्ययन 2002 से 2014 तक किया था। चमारी गांव की रहने वाली 8 साल की राधिका दूसरी कक्षा में है। स्कूल गिनती के कुछ दिन ही गई हैं। घर के बाहर अपनी बस्ती के बच्चों के साथ खेल रही राधिका कहती है, स्कूल कोई साथ लेकर जाता है तो चली जाती हूँ, अकेले नहीं जाती। अभी बहुत दिन से छुट्टी चल रही है, कोई पढ़ने नहीं जाता तो हम भी नहीं जाते। यह पूछने पर कि स्कूल में क्या सीखा, राधिका चुप रही। राधिका की माँ ने कहा, गाँव के स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है वो तो आपको पता ही होगा। छुआछूत की वजह से टीचर हमारे बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे घर पर भी नहीं कुछ सीख पाते। देश में मैला ढोने की कुप्रथा पर प्रतिबंध है। इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है जिसका नाम है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। इस कानून के तहत मैला ढोने का काम कर रहे लोगों को पुनर्वास करना है। जिला स्तर पर जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन कर जिन लोगों की पहचान हो उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। इसके बावजूद देश में आज भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों लोग हाथ से मैला उठाने का काम करने को मजबूर हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन ने अगस्त 2019 में 18 राज्यों के 170 जिलों में एक सर्वे कराया था। इस सर्वे के दौरान कुल 87,913 लोगों ने खुद को मैला ढोने वाले बताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें सिर्फ 42,303 लोगों को ही राज्य सरकारों ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में स्वीकार किया। इस हिसाब से जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनमें से 50% से भी कम लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर्स माना गया। इस सर्वे के अनुसार पूरे देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 47 जिलों से 41,068 लोगों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजर्स बताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि राज्य सरकार ने केवल 19,712 लोगों को ही मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में स्वीकार किया। सफाई कर्मचारी आंदोलन के समन्वयक मैग्सेसे पुरस्कार विजेता बेजवाड़ा विल्सन कहते हैं, इन बच्चों की शिक्षा इस समय बहुत बड़ी समस्या है। इनके पास कॉपी किताबें होना ही मुश्किल होता है। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इनके पास ना मोबाइल है, ना लैपटॉप और ना कंप्यूटर। ऐसे में इनकी पढ़ाई कैसे होगी? सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, लेकिन स्कूल नहीं। सरकार की नीति से हमारी शिकायत है। अगर ऐसा ही चला तो दलित और सफाई कर्मचारियों के बच्चे जल्द ही चाइल्ड लेबर बन जाएंगे। ये था सीरीज का तीसरा भाग, जिसमें आपने जाना कि जो मैला ढोने वाले परिवार है उनके बच्चे आखिर पढ़ाई करना क्यों छोड़ देते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।